नमस्कार, बात पति की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्य जहां पर कि बीजेपी शासन में है और शासन में वापस आने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, एक ऐसा मुद्दा है जिसने बीजेपी का टेंशन बढ़ा दिया है। यह है पेंशन का टेंशन। दरअसल गुजरात में और हिमाचल में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया है कि अगर वहाँ उनकी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की वापसी कर दी जाएगी, बहाली कर दी जाएगी। और अभी तक जो है वो न्यू पेंशन स्कीम चलती आई है और उसको लेकर के तमाम शिकायतें हैं, इसीलिए इसको OPS में वापस जाने का वादा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी और गुजरात में भी किया है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए पेंशन का टेंशन खड़ा हो गया है। बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाने का फैसला किया था। ऐसा सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए किया गया, क्योंकि अगले साल वहां पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार को ये लगता है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाए तो इससे उनके वोट उन्हें मिल सकते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था या NPS का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस नई व्यवस्था में उनके लिए पेंशन की एकमुश्त राशि का प्रावधान नहीं है, जैसा कि OPS में होता आया है। अब OPS क्या था? OPS में होता ये था कि जब कर्मचारी रिटायर होने लगता था तो उसके आखिरी दिन का जो बेसिक वेतन होता था उसका 50% उसे पेंशन के रूप में मिलता था। केवल उसे ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के बाद इसका एक कुछ हिस्सा उसकी पति या पत्नी को भी मिला करता था। तो ये एक बहुत बड़ा सहारा था सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायर होने के बाद। भारत में जहाँ पर कि सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ अस्पताल के खर्चे बेतहाशा हैं, निजी अस्पताल में बिल जो है वो रॉकेट की तरह जाता है, 5 स्टार होटलों की तरह अस्पताल बिहेव करते हैं, और जहाँ महंगाई लगातार बढ़ रही है, वैसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो एक बहुत बड़ा सहारा थी। लेकिन सरकारों को ये लगा कि पेंशन व्यवस्था में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो व्यवस्था अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही थी पेंशन की, इसके चलते जो सरकारी खजाना है उस पर काफ़ी भार पड़ता है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर कि केवल पेंशन और तनख्वाहों में ही आधे से ज़्यादा जो उनका बजट है वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए पेंशनों में सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तब OPS को हटा करके NPS लाने का फैसला किया गया था। 1 अप्रैल 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी आए उनके लिए NPS की व्यवस्था की गई, लेकिन ये राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं था, क्योंकि भारत में फेडरल व्यवस्था है, इसीलिए राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगर वो चाहें तो OPS के बजाय NPS अपना सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि तब पश्चिम बंगाल ने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और वाजपेयी की सरकार के ज़माने में केवल 3 राज्य थे, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान, जिन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया था, नई व्यवस्था को अपनाया था। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई और तब मनमोहन सिंह सरकार की ओर से राज्यों को ये कहा गया कि उन्हें NPS की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो सुधरेगी। और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के प्रोत्साहन के बाद ये स्थिति बनी कि पश्चिम बंगाल को छोड़ करके केरल और त्रिपुरा को छोड़ करके तमाम जो राज्य थे, करीब 27 राज्य देश के ऐसे थे जहाँ पर कि OPS को हटाकर NPS व्यवस्था को रख लिया गया। NPS में क्या होता है? ये जो होती है इसमें कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को 10% अंशदान देना होता है। सरकार भी इसमें 10% देती थी, बाद में इसको 10 से बढ़ा करके 14% अंशदान किया गया। और ये जो राशि होती थी कुल मिलाकर के इसको जो फंड मैनेजर्स थे उनको दे दिया जाता है, और ये फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में, डेट फंड में, इनमें निवेश करते हैं। और उसके बाद जब कर्मचारी रिटायर होता है तो जो कुल राशि उसके पास इस फंड में जमा होती है उसमें से 60% वो विड्रॉ कर सकता है और 40% जो राशि होती है वो एन्युटी में जाती है। और इस एन्युटी पर जो ब्याज मिलता है वो पेंशन के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। अब कर्मचारियों की दिक्कत ये है कि ये जो ब्याज दर होती है, ये पहली बात तो ये है कि फ़िक्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह का रिटर्न मिलेगा स्टॉक मार्केट से या डेट फंड से, उसी के हिसाब से इसको तय किया जाएगा। तो कहीं कहीं पर ये बहुत कम होती है। और जब वो इसकी तुलना पिछली व्यवस्था से करते हैं, पुरानी व्यवस्था से करते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वो ठगे गए हैं, क्योंकि तब तो ये होता था कि जो लास्ट बेसिक सैलरी थी उसका 50% उन्हें मिलता था
लेकिन इस मामले में ये होता है कि जो रिटर्न है उसके हिसाब से ही उनको दिया जाता है। तो इसलिए कई जगह पर ये मांग हो रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें, वहाँ पर बाकायदा सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इस मांग को लेकर। उनकी मांग है कि पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए। अब इसमें राजनीति आती है। राजनीति किस तरह से आती है? कांग्रेस ने, जिसमें कि मनमोहन सिंह सरकार के रहते हुए अधिकांश राज्यों में एनपीएस को लागू किया गया, सबसे पहले पहल की राजस्थान में, जहां पर कि एनपीएस की बजाय ओपीएस में जाने का फैसला किया गया। उसके देखा देखी दूसरा कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ भी ऐसा ही किया गया। और फिर आई आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब में यह वादा किया कि अगर वहाँ सरकार बनती है तो सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही एनपीएस के बजाय ओपीएस में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि जो पंजाब की वित्तीय स्थिति है सब जानते हैं। देश में जो 5 राज्य सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं उनमें राजस्थान और पंजाब का नाम आता है। और पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। दूसरा, उनका एक वादा मुफ्त बिजली का भी था 300 यूनिट का, वो लगातार देते रहे। तो वो 1 महीने में तो एनपीएस से ओपीएस में नहीं जा पाए। लेकिन अब जबकि हिमाचल और गुजरात के चुनाव सिर पर आ गए थे और गुजरात जहाँ पर कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें लगा कि हमें इस वादे पर डिलीवर करना होगा। और यही कारण है कि पिछले महीने ही दिवाली से ठीक पहले भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने ऐलान किया कैबिनेट की बैठक के बाद कि पंजाब में ओपीएस व्यवस्था लागू की जा रही है। और अब यही वादा लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात में और हिमाचल में जनता के बीच जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल में यही वादा किया, कहा कि कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी कांग्रेस सरकार की, उसमें ओपीएस लागू कर दिया जाएगा, 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पर भी ओपीएस लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसके चलते उन्हें वोट मिल सके? क्योंकि हम अगर वोटरों की संख्या पर नज़र डालें, गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर हैं, 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 3 से 4 लाख सरकारी कर्मचारी ही ओपीएस की व्यवस्था अगर आती है तो उससे प्रभावित होंगे। तो 3 से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का मतलब ये हुआ कि आप अगर हर परिवार में 4 वोट भी मान लें तो 15 से 20 लाख वोट ही होते हैं। तो एक तरफ जहाँ 5 करोड़ मतदाता हैं, उनके सामने आप 20 लाख वोटरों को एक तरजीह दे रहे, एक वादा कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसा वादा जो सरकारी खजाने पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इसी तरह हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 53 लाख वोटर हैं और 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो कि व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था की। तो ऐसे में क्या वाकई ये एक ऐसा फैसला है जो करना चाहिए, वो भी तब जबकि सबको पता है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति कितनी खस्ता है। इसका एक उदाहरण आपको देकर के समझाना चाहेंगे कि पंजाब, जहाँ पर कि जैसा हमने कहा कि देश के 5 उन राज्यों में से है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कर्ज का बोझ है, वहाँ पर करीब 45,000 करोड़ रुपया टैक्स कलेक्शन उनका अनुमानित है। और इसमें आप पेंशन का जो खर्चा है वो करीब 15,000 करोड़ रुपया है। यानी 1/3 जो टैक्स कलेक्शन है वो आपका पेंशन में चला जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर इसका कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। रही बात सरकारी कर्मचारियों की, जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति, आप या हम कोई भी अगर उनकी जगह रख करके सोचेंगे तो ये मानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि उसमें एक मुश्त राशि होती थी। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि वो बेनिफिट का मॉडल था और ये जो एनपीएस का मॉडल है ये कंट्रीब्यूशन का मॉडल है। तो इन दोनों मॉडल में फ़र्क है और यही कारण है कि पेंशन में इतना अंतर आता है। लेकिन अगर आप राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखें, अगर आप पेंशन सुधार को देखें, तो साफ सी बात है कि कई सरकारों ने लंबे विचार विमर्श के बाद एनपीएस में जाने का फैसला किया है। और इसीलिए अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या केवल चुनाव जीतने के लिए आप राज्यों की वित्तीय स्थिति से के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं या करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ लाख वोटों को इकट्ठा करने के लिए राज्य का जो खजाना है उससे खिलवाड़ करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसको कि लेकर के हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है जब से ये बात आई कि चुनाव में रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए। तो ये एक ऐसी बहस है जो आगे भी चलती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल कम से कम जो पार्टियां विपक्ष में हैं उन्हें ये लगता है कि शायद ये वादा करके वो सत्ता हासिल कर सकती हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ करके इस बारे में वादा किया जा रहा है। अब जनता का इस पर फैसला क्या होगा ये देखने की बात होगी। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।